क्रैक ऑल बिहार एग्जाम विथ अस। ये अनअकैडमी का एक प्रयास है जिसमें लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम के तहत हम लोग बीपीएससी के एग्जाम के विषय में तैयारी करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम, ये क्रैक बीपीएससी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के द्वारा है और इसमें हम लोग लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम को शुरू करने से पहले मैं अपने विषय में कुछ बताना चाहूँगा। मैंने बीएचयू से इतिहास विषय में ऑनर्स किया और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, फिर मैंने एमबीए किया और मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में जो सिविल सर्विसेज का हब माना जाता है उसमें 14 वर्षों से मैं अध्यापन कार्य में रत हूँ और विभिन्न संस्थानों में मैंने पढ़ाया है और इसमें यूपीएससी, बीपीएससी और हरियाणा पीसीएस में मैंने इवन यूपी पीसीएस में भी मैंने 85 से अधिक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। तो मैं प्रकाश रंजन लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम के तहत आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इसमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस पाएंगे, लाइव टेस्ट और क्विजेज आप पाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा, यानी आप जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं और इसमें टेस्ट भी आपके होंगे, क्विजेज ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही, पूरे कोर्सेज आपके व्यवस्थित कोर्सेज आपके होंगे। लाइव क्लासेस में आप टॉप एजुकेटर्स को पाएंगे यहाँ पे। फिर आप देखेंगे कि एजुकेटर्स की एक पूरी श्रृंखला है। फिर आप देखेंगे कि अपकमिंग कोर्सेज बहुत सारे हैं। फिर आप देखेंगे कि बीपीएससी जिसके लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम के तहत हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखें कि ज्योग्राफी पे कोर्सेज हैं, हिस्ट्री में हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हैं, पॉलिटी में हैं, इकोनॉमिक्स में हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी हैं, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक आपके होंगे, करंट अफेयर्स पे होंगे कोर्सेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होंगे, सिलेबस और प्रिपरेशन की चर्चा होगी, लैंग्वेज की भी चर्चा की जाएगी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे भी चर्चाएं होंगी, कोर्सेज आपके होंगे। और आप आएंगे कि बीपीएससी सब्सक्रिप्शन में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, वो 6300 का होगा। रंजन कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको छूट मिलेगी। ऐसे ही 24 मंथ्स का यानी 2 ईयर्स का होगा, 7560 रुपीज है और इसमें भी आपको रंजन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और फिर हम देखेंगे कि आगे हम पहले सिलेबस की हम चर्चा करने जाएंगे कि थोड़ी सी सिलेबस आपको मैं बता दूं। और इसमें आप देखेंगे कि सामान्य विज्ञान जो है वो सबसे पहले जो बीपीएससी के जो साइट पे जो है उस साइट पे यही सिलेबस लिखा गया कि सामान्य विज्ञान का सिलेबस आपके पास है। सामान्य विज्ञान के तहत जो है वो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पूछा जाता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं आपको पूछी जाएंगी। भारत का इतिहास और विशेष रूप से बिहार का इतिहास पूछा जाएगा। सामान्य भूगोल, विशेष रूप से बिहार का प्राकृतिक भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। ऐसे ही अब देखिएगा, यानी कि इतिहास का पहलू हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गई, आर्थिक व्यवस्था हो गई। ऐसे ही भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का क्या योगदान है। तो सिलेबस का जो हम आज कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं उसके तहत भारत का इतिहास और विशेष रूप से बिहार का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का क्या योगदान है, इसकी हम लोग 2 बिंदुओं की चर्चा हम लोग करें। सामान्य योग्यता को जांचने वाले प्रश्न भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसका मैंने एक आपको बहुत सी संक्षिप्त एक बार मैंने सिलेबस की चर्चा कर दी। क्वेश्चन पैटर्न के तहत हम देखेंगे कि किस तरीके से इतिहास में जो है वो आप देखेंगे कि बिहार सहित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 35 क्वेश्चंस आपको होंगे। विज्ञान में 30 क्वेश्चन होंगे, समसामयिकी बिहार एक मेजर पोर्शन है, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। भूगोल बिहार जो पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन होगा, अर्थव्यवस्था बिहार सहित होगा 15 होगा, राज्य व्यवस्था में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, गणित में 10 क्वेश्चन होंगे, यानी कुल 150 क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो ये देखेंगे कि सबसे बड़ा शेयर किसका है,
तो सबसे बड़ा शहर जो है वो इतिहास बिहार सहित है। यानी इतिहास विषय से सोचिए कि 35 क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे बेहद लाभकारी है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप शुरू से मेरे साथ अगर आप वीडियो को आप देख रहे हैं तो ऐसे कोई भी इस बात की गारंटी होगी कि आप एग्जाम आप क्रैक करना ही करना है, एकदम सुनिश्चित है। क्योंकि आज तक जितने भी मैंने मार्गदर्शन किया है जितने स्टूडेंट्स का, जिन्होंने भी ये देखिए ये 35 का आंकड़ा है, ये 35 क्वेश्चंस 150 में देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। अगर इसको आप अगर कर जाते हैं तो ऐसा कोई ऐसा शक की गुंजाइश ही नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं करें। और ये 35 क्वेश्चंस में 32 क्वेश्चंस आप बना क्या सकते हैं, 32-33 सवाल आपके जद में है। अब इसमें हम इसमें देखेंगे कि जो बिहार का इतिहास है वो बिहार का इतिहास से 10 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आपको जो है वो पूरे भारत के इतिहास से आते हैं। मैं इसमें ये भी बता दूं कि इसमें ये विश्व इतिहास शामिल नहीं है। जो इसमें क्या है, तो इसमें केवल भारत का इतिहास, भारत का इतिहास में भी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास होगा। अब इसमें आज हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास से ही क्वेश्चंस आपके ज्यादा होंगे। अगर मान लीजिए कि जो हमने इसका विश्लेषण किया है 35 क्वेश्चंस का जो है वो, और कहीं भी क्या होता है कि आपको सिलेबस जरूर ज्ञात होना चाहिए, क्वेश्चन पैटर्न आपको जरूर ज्ञात होना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चन पैटर्न है, ये मैंने सिलेबस की चर्चा कर दी आपको। और सिलेबस के बाद हमने क्वेश्चन पैटर्न पे हम आए, यानी कि सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न ये दो चीजें बेहद आपके लिए उपयोगी हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का जो हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं 35 क्वेश्चंस जो है वो, इस क्वेश्चंस में इतिहास जो कि भारत का इतिहास शामिल है 25 क्वेश्चन, और बिहार से आपके 10 क्वेश्चन है। यानी कि 35 क्वेश्चन की हम स्ट्रेटजी पे काम करने जा रहे हैं, जो कि 150 नंबर में लगभग ये 1/4 का आंकड़ा आपका आता है। 1/4 का आंकड़ा आता है, यानी 25% के आसपास जो है वो मोटे तौर पे कि ये अगर आप इसमें सक्सेसफुल रहते हैं। और सिलेक्शन कितने पे आता है, तो 100 पे सिलेक्शन जाता है। तो 100 पे सिलेक्शन जाता है तो 35 क्वेश्चंस अगर आप बनाने में कामयाब हैं, तो इसका मतलब कि आपको तो केवल 65 क्वेश्चन की ही और रणनीति बनानी है। हालांकि हम रणनीति तो ओवरऑल 120 की रणनीति पे हम काम करें। तो मेरा कहने का मतलब सार संक्षेप में यह है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है जिस एरिया में हम काम करने जा रहे हैं। यानी कि 35 क्वेश्चंस और बाकी बच गए आपके 60-65 क्वेश्चंस ही अगर आप और कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा एग्जाम में। आगे हम देखते हैं कि आधुनिक भारत की हम शुरुआत आज करने जा रहे हैं, जिसमें यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की चर्चाएं होंगी। और इसमें आप देखेंगे कि जो हम बताने जा रहे हैं, इस आधुनिक भारत से आपको 25 क्वेश्चंस में मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से ज्यादा क्वेश्चन आपके इसमें होंगे। यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आधुनिक भारत से होंगे, इसके बाद मध्यकालीन भारत से होगा, प्राचीन भारत से होगा। यानी कि आधुनिक भारत एक मेजर सेक्शन। आधुनिक भारत में भी हम सबसे पहले किसको लेने जा रहे हैं, तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को ले रहे हैं। अब देखिए आधुनिक भारत को जो माना जाता है वो 1707 से लेकर के 1947 तक का भारत माना जाता है। लेकिन आधुनिक भारत में हम सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं वो चैप्टर है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बारे में। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बारे में थोड़ा हम इसके विषय में हम चर्चा कर लें कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो है वो भारत में इनका आगमन 1707 से पहले होता है। आधुनिक भारत में जितनी भी किताबें लिखी गई वो सारी किताबों में 1707 से लेकर के 1947 तक का भारत पढ़ा जाता है। अब आपको मन में एक क्वेश्चन आएगा कि 1707 ही क्यों उठाया गया, तो 1707 इसलिए उठाया गया कि
1707 के दौरान, यानी कि मोटे तौर पे मैं एक ईयर नहीं ले रहा हूं, यानी 18वीं शताब्दी, यानी 1700 से, अब देखिए आधुनिक शब्द किसको कहा जाता है? आधुनिक से मतलब क्या है? आधुनिक से मतलब यह है कि किसी खास समय अवधि में सर्टेन चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को आधुनिक कहा जाता है। यानी आधुनिक भारत में 18वीं शताब्दी में कुछ ऐसे चेंजेस होने शुरू हुए जिससे हम उन नए चेंजेस जो यानी कि आधुनिक चेंजेस हुए, इसके चलते आधुनिक भारत हमने नाम दिया। तो हम पहले आधुनिक भारत से ये पर्याय लगाते हैं कि 1707 का से भारत शुरू होता है, यानी 1700 से 1800 के बीच में भारत में ऐसे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। उस चेंजेज में पहला चेंजेज है आपको यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। अब देखिए ये आगमन और पहले शुरू हो चुका है, यानी मध्यकालीन भारत में ही यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को वहां भी पढ़ा जाता है और यहाँ भी पढ़ा जाता है, क्योंकि उनका पुर्तगाली हमारे देश में 15वीं सदी के लास्ट में आएगा। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का चूंकि आगमन पहले से है, इसलिए आधुनिक भारत में इस चैप्टर को थोड़ा हम पहले से पढ़ते हैं, ये बात। अब इसमें हम आगे आएंगे, देखेंगे कि सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली है, और मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस, हम तो इसमें आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, और इस बात का मैं प्रमाण दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी में अब तक जो क्वेश्चन आया हुआ, यानी कि हम जो है वो 66वीं बीपीएससी की जो तैयारी करने हम जा रहे हैं, उसमें मैं ये दिखाऊंगा कि 65वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी या 63वीं बीपीएससी, 62वीं और पहले के बीपीएससी में जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से आए हुए प्रश्न जो है, और आगे भी प्रश्न इसी से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं जाने वाले। अगर आपने ध्यान से एक एक लाइन को अगर बहुत अच्छा से आपने पढ़ा तो एक भी क्वेश्चन वो मिस नहीं करे, मेरा ये पूर्णतः दावा है। और मैंने बीपीएससी में इसके पहले मुख्य परीक्षा के लिए हमने बहुत काम किया है, प्री परीक्षा के लिए मैंने बहुत काम किया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक एक चीजों को मैं बताने का प्रयास करूंगा, और स्पेशल क्लासेस भी आपकी ली जाएंगी, और मैं सांगोपांग यानी कि जितना डिटेल हो सकता है, जितने अच्छे से हो सकता है, मैं इसको करूंगा, क्योंकि मैंने इतिहास को ही जिया। आप ये कह लीजिए कि इतिहास में मेरा बहुत दिनों का अनुभव है, और मैं पूरे अनुभव को इस YouTube वीडियो में मैं उतार देना चाहता हूं। जो भी मेरी जानकारी है, जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मैं इतिहास को वो रिमेम्बर करवाने का प्रयास नहीं करूंगा कि आप बैठ करके रखते रहिए। इतिहास को कैसे समझा जाएगा, इस चीजों को आप जानेंगे, आपको हमारे साथ वो बहुत ही इंटरेस्ट होगा कि कैसे चीजों को जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले भारत में, इस देश में पुर्तगाली आएंगे। अब प्रश्न ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पृष्ठभूमि और आगमन। अब देखिए एक क्वेश्चन ये उठता है कि पुर्तगाली ही इस देश में क्यों आए, और देश के लोग पहले क्यों नहीं आए? तो पुर्तगाली इस देश में क्यों आए, मैं एक एक प्रश्नों का जवाब दूंगा कि कोई चीजें क्यों, घटनाएं घटित होती हैं, मैं इसका इतिहास को विज्ञान की भांति में पढ़ाऊंगा। तो पुर्तगाली इस देश में इसलिए आए कि सबसे पहले भूमध्य सागर के क्षेत्र में उनको, जो इटली के व्यापारी थे, यानी इटली एक आधुनिक राष्ट्र का नाम है, भूमध्य सागर में इटली के व्यापारियों से, यानी कि इटली में रोम है, वेनिस है, इनके व्यापारियों से उनको प्रतिस्पर्धा थी, नंबर 1। दूसरा ये था, भारत उस समय सूती वस्त्रों के लिए और मसाले के लिए बड़ा फेमस था। तो सूती वस्त्र और मसालों के लिए जो बहुत फेमस था, तो पुर्तगाली चाहते थे कि भारत के मंडी की तलाश की जाए। कोई भी, खास करके यूरोप के व्यापारियों में भारत के मंडी में पहुंचने की एक सपना होता था, लेकिन तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये था कि भारत से व्यापार जो है वो
पहले भी यूरोपीय देशों को होता था, लेकिन उसमें अरब सागर के व्यापारी मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। यानी अरब सागर से हमारा व्यापार जो है वो रेड सी और गल्फ सी होकर के फिर वो भूमध्य सागर में जाता था, और भूमध्य सागर में इटली, रोम और वेनिस के व्यापारी, जो आधुनिक इटली देश में है, वहां के व्यापारी फिर यूरोप में पहुंचाते थे। पुर्तगालियों का इसमें वो प्रतिस्पर्धा थी। पुर्तगाल और स्पेन, जो कि पूरा यूरोप में एकदम किनारे पे अटलांटिक पे है, इनके जो देश थे, इनके व्यापारियों को सामान जो है वो गुड्स बहुत महंगे दामों पे मिलता था। इसके चलते पुर्तगालियों ने चाहा कि मैं मंडी में सीधे में हम जाकर के व्यापार करें। संयोग बस इस जमाने में, यानी कि आप देखेंगे कि किस तरीके से 1498 के आसपास जो है वो आप देखेंगे कि कुछ नेविगेशन साइंस में जो है वो कुछ वैसे कुछ ऐसे प्रयोग आने शुरू हो गए जिसमें जिस प्रयोगों के तहत जो है वो दिशा सूचक यंत्र का इस्तेमाल शुरू हो गया। तो दिशा सूचक यंत्र का जो इस्तेमाल जो शुरू हुआ, उसके चलते नेविगेशन साइंस का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। और जो वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस का आपने नाम सुना होगा कि वास्को डिगामा कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस आपको आपने जो 10th की परीक्षा पास की होगी उस समय आपको जानकारी ये होगी। मैं उसी जानकारी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। तो पुर्तगाल जो एक देश था, वहां पे एक राजा हुआ जिसका नाम था हेनरी नेविगेटर। तो हेनरी नेविगेटर ने अपने यहाँ एक नेविगेशन स्कूल खोला, और उस नेविगेशन स्कूल में वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे विद्यार्थी थे, जिनमें साहस की भावनाएं थी। और पुर्तगाल देश के राजा ने, जिसका नाम हेनरी नेविगेटर था, उसने उसके अपने भी इंटरेस्ट थे, और उसने इसमें पूरी अपनी शक्ति लगाई, और एक नया मार्ग की उसने खोज करने के लिए उसने प्रयास किया। यानी कि नए मार्ग को खोजने की तमन्ना जो है वो पुर्तगालियों में थी। तो ये हम देखेंगे कि ये इसकी पृष्ठभूमि है कि पुर्तगाली इस देश में क्यों आए। तो मैं समराइज रूप से ये कहना चाहता हूं कि उसके 3 कारण थे। वो सीधे मंडी की तलाश में आना चाहते थे। दूसरा ये चीज था कि एक नए मार्ग की खोज करना चाहते थे, जो कि इनके मध्यस्थ की भूमिका कम से कम हो, और उनके राजा का जो उनका प्रोत्साहन मिला, ये पृष्ठभूमि का निर्माण और ये आगमन उनका हो जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली जो है वो प्रथम है। तो पुर्तगालियों के बाद जो है वो इस देश में डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं और फ्रेंच आदि आते हैं। हालांकि कंपनी स्थापना के क्रम में डच कंपनी अंग्रेजों के बाद स्थापित हुई। देखिए, एक क्वेश्चन आएगा कि भारत में अगर यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले कौन है, तो पुर्तगाली सबसे पहले हैं। पुर्तगालियों के बाद इस देश में कौन आए, तो पुर्तगालियों के बाद इस देश में डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, ध्यान रखना है ये बात। उसके बाद फ्रेंच आए, आगे हम लोग और भी बहुत चर्चाएं जारी रहेंगे। हालांकि कंपनी स्थापना के क्रम में जो डच कंपनी है वो अंग्रेजों के बाद स्थापित हुई। देखिए यहाँ पे जो डच कंपनी अंग्रेजों के बाद स्थापित हुई, लेकिन डच जो है वो पहले आते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पुर्तगालियों के बाद कौन आया, तो डच आएंगे। हालांकि हमने लिखा है, हालांकि कंपनी स्थापना के क्रम में डच कंपनी अंग्रेजों के बाद स्थापित हुई। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है? 1600 में बनती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है? 1602 में बनती है। यानी कि कंपनी फॉर्मेशन जो है वो 16 ईस्वी में होता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है? 1602 में बनती है। अब हम देखेंगे कि आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जब चर्चा होगी तो मैं इस चर्चा को और करूंगा, डिटेल इसके बारे में मैं बताऊंगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब चर्चा होगी तो मैं इस चर्चा पे बताऊंगा।
अब है कि देखिए वास्को डिगामा जो है वो प्रथम पुर्तगाली अभियान भारत के लिए, वास्को डिगामा के नेतृत्व में प्रथम पुर्तगाली व्यापारी अभियान भारत के लिए हुआ। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यह यात्री कालीकट तट पर पहुंचा। याद रखिएगा ये डेट जो है। भारत पहुंचने पर वास्को डिगामा की एक गुजराती नाविक अब्दुल मनिक ने सहायता की। भारत पहुंचने के पूरे क्रम में जो है वास्को डिगामा की किसने मदद की? एक गुजराती नाविक अब्दुल मानिक ने की। यानी कि वो एक नए मार्ग केप ऑफ गुड होकर के अफ्रीका के कोस्ट से होकर के वो पहुंचा, और ये एक गुजराती नाविक अब्दुल मानिक उसको अरब सागर में मिल गया, जिसने वास्को डिगामा को कहां पहुंचा दिया? भारत में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। ये एक आ सकता है आपको, किसने सहायता की? अब्दुल मनिक ने सहायता की। किसको सहायता की? तो वास्को डिगामा को सहायता की। ये कौन था? एक गुजराती नाविक था जो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब वास्को डिगामा कालीकट तट पर पहुंचा तो वहां पहले से उपस्थित अरब व्यापारियों के ने प्रतिस्पर्धा के कारण वास्को डिगामा का विरोध किया। देखिए वास्को डिगामा का काम आसान नहीं था। कहां पहुंचा? कालीकट के तट पर पहुंचा, और जब पहुंचा तो कोई किसने क्या था, किसने स्वागत किया और किसने विरोध किया? बहुत इंटरेस्टिंग है। अरब व्यापारियों ने क्या किया? वास्को डिगामा का विरोध किया। स्वागत किसने किया? लेकिन वहां के स्थानीय हिंदू शासक, जिसकी उपाधि क्या थी? जमोरीन थी। जमोरीन भी लिखा जाता है, जमोरीन भी लिखा जाता है। तो हिंदू शासक जमोरीन ने क्या किया? वास्को डिगामा को जो है वो उसका स्वागत किया। अभी हम मैप में भी देखेंगे जो है वो। अरब व्यापारियों ने क्यों विरोध किया भाई? सोचिए जरा, जब पढ़िए तो सोचा करिए। अरब व्यापारियों ने, हमने अभी बताया था ना आपको पृष्ठभूमि आगमन में जो है, कि अरब व्यापारी कहां थे? अरब सागर में थे। अरब व्यापारी कहां थे? अरब सागर में थे। तो उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई ये कहां से आ गया हमारा प्रतिस्पर्धी। पहले तो हम ही यूरोप के लिए सामान भारत के तटों से भेजते थे, अब ये कहां से आ गया? इसलिए वास्को डिगामा का विरोध किया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है बीपीएससी में भी, इस बात के लिए आप तैयार रहिए कि हो धीरे धीरे स्तर बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मैं साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। जो मैं अपना लंबा अनुभव है उस अनुभव को आपके सामने रख दूंगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब व्यापारियों ने वास्को डिगामा का विरोध किया। मान लीजिए एक ऑप्शन आता है, सही है गलत है? तो सही है। स्थानीय हिंदू शासक ने वास्को डिगामा का विरोध किया, मान लीजिए आ गया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो किसने विरोध किया, किसने स्वागत किया? क्लियर है? आगे बढ़े। वास्को डिगामा यहां से लौटते समय मसाले जड़ी बूटियां ले गया। क्या ले गया? मसाले ले गया, जिसकी यूरोप में काफी मांग थी। यूरोप में जिसकी मांग जो है वो बहुत थी, और इन वस्तुओं का व्यापार करने के बाद उसे क्या हुआ? 60 गुना फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ उसे? 60 गुना अधिक फायदा हुआ उसे। देखिए कितना बड़ा फायदा है। फायदा थोड़ा बहुत नहीं है जो है। इन वस्तुओं का व्यापार करने के बाद 60 टाइम फायदा हुआ। समझ लीजिए क्या कितना हंगामा मच गया होगा यूरोप में जो है वो। जब उसने ले जाकर के जब उसने पुस्तक अपनी लिखी वास्को डिगामा ने, तो वो पूरे यूरोप में जो है वो फेमस हुआ, और अन्य भी जो साहसी व्यापारी थे भारत आने के लिए व्यग्र हो गए। इस व्यापारिक अभियान से पुर्तगाल के व्यापारिक विकास में भी प्रभाव पड़ा, और वहां की राजधानी लिस्बन क्या थी? भारतीय वस्तुओं, मसाला, जड़ी बूटी आदि के लिए एक यूरोपीय केंद्र के रूप में उभरी। अब क्या है? राजधानी लिस्बन है। मैप में खोजिएगा। इतिहास जब भी पढ़िएगा तो एटलस के सहारे आप पढ़िएगा।
इतिहास पढ़ना है, जब हमारे आप YouTube वीडियो को आप देखिएगा तो जरूर एटलस आप रखिएगा। मैं इतना समय आपको दूंगा कि आपको पूरे मैप का अध्ययन मैं करवा दूंगा। लिस्बन कहाँ है? पुर्तगाल की राजधानी है। तो लिस्बन जो था, ये क्या है? ये मसाला के लिए, जड़ी बूटी के लिए यहीं से फिर यूरोप में एक्सपोर्ट होने लगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, हम आगे आते हैं और द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान देखिएगा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के प्रथम पुर्तगाली अभियान के सफलता के बाद क्या हुआ? 1500 ईस्वी में अल्वारेज कब्राल के नेतृत्व में द्वितीय व्यापारिक पुर्तगाली अभियान कालीकट में आया। यानी कि पहला अभियान क्या था? 1498 ईस्वी में था, वास्को डी गामा के, और ये जो है वो अल्वारेज कब्राल के नेतृत्व में जो है वो नेक्स्ट अभियान आया। यानी कि वास्को डी गामा जब आकर के अपने राजा किसको, हेनरी नेविगेटर को जब ये बताता है, और 60 गुना जब वो अधिक जब लाभ होता है, तो अल्वारेज कब्राल, ये याद रखना है। डेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट से लेकर के बहुत ज्यादा बीपीएससी में डेट को लेकर के बहुत नहीं सोचना है, थोड़ा बहुत ही, लेकिन जो है वो देखना है कि अल्वारेज कब्राल के द्वितीय व्यापारिक पुर्तगाली अभियान कहाँ आया? कालीकट में आया। कालीकट जो है जगह कहाँ है? कालीकट आधुनिक केरल में है। केरल में क्या है? केरल में मलाबार कोस्ट कहा जाता है। मलाबार कोस्ट जो है वो केरल में है, अभी हम इसकी चर्चा भी करेंगे। और ये कालीकट जो है आपका है, इसको आधुनिक समय में कोझिकोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोझिकोड। तो कोझिकोड में कालीकट में जो है वो पुर्तगाली अभियान दूसरा भी आया, और पहला भी कहाँ आया? वास्को डी गामा भी कहाँ आया? कालीकट में आया। हम पहले आपको में हम दिखा चुके हैं कि वो जो है वो कहाँ पहुंचा? वास्को डी गामा कालीकट में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कालीकट। और फिर हम दूसरा अभियान में भी हम देख रहे हैं कि ये भी भाई कालीकट में आया। लेकिन प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना जो है वो, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में हुई। कोचीन में हुई। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? कोचीन में हुई। क्यों हुई कोचीन में जो है वो? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कालीकट में बाद में यहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम आ गया। तो इन्होंने कालीकट से, एक लंबी कहानी है, कालीकट में बाद में क्या हुआ? कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है 1502 ईस्वी में। जब दूसरी बार आता है तो जमोरीन से वो कहता है कि भाई आप जो है पूरा व्यापारिक अधिकार मुझे दे दीजिए। राजा इसके लिए तैयार नहीं होता है। तो क्या होता है? राजा से विरोध हो जाता है। यानी कालीकट में जो राजा है उससे क्या हुआ? विरोध हो गया। तो थोड़ा सा अलग हट करके कोचीन में जो है वो फैक्ट्री बनाई जाती है 1503 में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन। पहले आते हैं कालीकट, लेकिन स्थापना कहाँ होती है? कोचीन में होती है। अब देखेंगे आपको क्वेश्चन के रूप में क्या क्या पूछा जाएगा। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन है? फ्रांसिस डी अल्मीडा है। अब हम पुर्तगाली गवर्नरों की कुछ चर्चा करेंगे। तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा जो है 1505 से लेकर के 9 तक वो रहता है। कोचीन स्थापित हो जाता है। जब क्या हुआ कि नेविगेटर जो वहां का जो राजा था, उसने कहा कि भाई अब एक पुर्तगाली गवर्नर की एक नियुक्ति की जाए। अपने साम्राज्य को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए एक गवर्नर की जरूरत पड़ी। जो है सोचिए जरा, जो है विदेशी कंपनी ने किस तरीके से गवर्नर की ये की जाती है, ये साधारण बात नहीं है वो। तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा इसका नाम है। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। शांत जल की नीति थी इसकी।
अल्मीडा भी लिखा जाता है, अल्मेडा भी लिखा। अल्मेडा ने हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से शांत जल की नीति चलाई। यह नीति परमिट व्यवस्था कार्टेज पर आधारित थी। अल्मीडा, आपको हिंदी के कई बुक्स में अल्मीडा मिल जाएगा, अल्मेडा मिलेगा, दोनों ही सही हैं। और इसने क्या था, शांत जल की नीति चलाई। देखिए, देखने से शांत है लेकिन भारी अशांत है। ब्लू वाटर पॉलिसी है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारी, ये देखिए शांत जल की नीति क्या थी, जो है शांत जल की नीति ये थी कि कोई भी व्यक्ति अरब सागर में बिना परमिट का कोई भी व्यापार नहीं कर सकता है। यानी कहने के लिए तो शांत था, लेकिन पुर्तगाली बड़े अशांत थे। पुर्तगालियों ने हथियारों के बल पे, किसके बल पे, हथियारों के बल पे पूरे अरब सागर में इन्होंने परमिट व्यवस्था इशू कर दिया और कहा कि ये शांत जल की नीति है, इसमें बिना परमिट का कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता है, हमसे परमिट लेना होगा। यानी कि उन्होंने पूरे के पूरे अरब सागर पे अपना अरब व्यापारियों को निष्कासित कर दिया, भगा दिया, खदेड़ दिया और पूरा का पूरा मोनोपोली उसने उन लोगों ने बना दी। अब देखिए, ये मैप है आपका। ये मैप जो है वो भारत में जो साम्राज्य है उसको एस्टाडो कहा जाता था। एस्टाडो डा इंडिया, तो ये एस्टाडो डा इंडिया कहा जाता था। अब ये इसमें जगह है, देखिए मैंने कहा कि पूरा मैप से पढ़िए जब भी पढ़िए। ये देखिए कोचीन में जो है वो 1502 में ये आ गई। ये इनका पूरा का पूरा ये मैप है, कहां कहां जो है वो उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्री बनाई, कहां कहां उनका साम्राज्य था। तो ये हम देखेंगे कि कोचीन आपको दिख गया, कहां कोचीन है, ऐसे मैप में पढ़िए। तो जब मैप में पढ़िएगा फिर आप देखिएगा कि कालीकट कहां है। कालीकट देखिए यहाँ पे है, ये कालीकट है। आधुनिक नाम इसका क्या है, कोझिकोड है। आधुनिक नाम कोझिकोड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जगह का नाम है सब, ये जो है। और भी बहुत उन्होंने जगह पे ये कहा, ये और भी कोस्ट पे हो गए। जैसे आप देखेंगे कि अभी हमने किन बातों की चर्चा की, कालीकट की चर्चा कर दी और कोचीन की चर्चा कर दी। अब आप देखिएगा कि बार बार मैं हमेशा मैप पे आते रहूंगा, मैप के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे, आपकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगी। और आप देखेंगे कि अल्मीडा के बाद जो गवर्नर है वो कौन है, अल्बुकर्क है। 1509 से 1515 इसकी टाइमिंग है। पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था ये। हमने कहीं सब जगह इंफॉर्मेशन भी थोड़ा थोड़ा हमने पहले का भी जोड़ते गए हैं। प्रथम गवर्नर कौन है, अल्मीडा है। बाद का कौन है, अल्बुकर्क है। तो साथ ही हमने ये भी बता दिया है, पहले की बातों को भी रिवाइज करते आ रहे हैं हम। पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, देखिए व्यापारिक साम्राज्य का भी हमने यूज किया। कौन संस्थापक है, तो अल्बुकर्क है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन है, तो अल्मीडा हो जाएगा आंसर, याद कर लीजिए। पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्बुकर्क है, याद कर लीजिए। सामाजिक घटनाएं उसके समय में कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं। भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह को प्रोत्साहन उसने दिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारत में अस्थायी रूप से बसाने के उद्देश्य से यहाँ की स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया। अस्थायी रूप से बसाने के उद्देश्य से यहाँ की स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया। क्यों, क्योंकि पुर्तगाली कम थे, संख्या बल में कम थे, इसलिए कहा कि भारतीय स्त्रियों से शादी करिए जो है। सती प्रथा पर प्रतिबंध, अल्बुकर्क ने अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगा दी। इसका इससे मतलब है सती प्रथा पे रोक लगेगी तो कोई विधवा सती नहीं होगी, तो पुर्तगाली शादी कर सकेंगे। ये सबका आपस में लॉजिक है।
लेकिन मुसलमानों के प्रति कठोर नीति थी। अब आइए राजनीतिक घटनाएं क्या घटित होती हैं कुछ। कोचीन मुख्यालय के रूप में स्थापित हुआ था। 1503 में कोचीन पहली पुर्तगाली फैक्ट्री बनी थी। तो पहले क्या था, कोचीन मुख्यालय था। अब अलुकर्क के समय में कुछ बातें घटित हुई थी। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का गोवा विजय हुआ। तब आगे चलकर नीनो डी कुन्ना के समय में गोवा को कोचीन की जगह राजधानी बनाया गया, जो लंबे समय तक जारी रहा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मैप में आप आइए, गोवा की विजय देखिए 1509 से 1961 की टाइमिंग है। गोवा की जो है वो गोवा की टाइमिंग क्या है, 1509 से लेकर के 1961 तक है। यानी कि 1510 में गोवा की विजय 1510 में कर ली जाती है। और देखिए ये टाइमिंग 1961 में है। 1509 के आसपास, गोवा के आसपास ही लोग आ गए और गोवा को 1510 में इन्होंने विक्ट्री प्राप्त की। लेकिन ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1961। गोवा पे अधिकार 1961 तक रहा। 1961 में जाकर के गोवा को भारत संघ में, भारत में मिलाया गया। इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि पुर्तगालियों का गोवा विजय कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1510। तब आगे चल करके नीनो डी कुन्ना के समय में गोवा को कोचीन की जगह राजधानी बनाया गया, जो लंबे समय तक जारी रहा। तब क्या हुआ कि अभी विजय तो कर ली जाती है, लेकिन ये कोचीन की जगह उसको जो है वो राजधानी आगे चल करके गोवा को किसने बनाया, पुर्तगालियों ने बनाया। अब इसमें हम देखते हैं गोवा की विजय के गोवा की विजय इसके समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हराकर पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किया गया। किसको हराया गया, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को हराकर पुर्तगालियों द्वारा गोवा पे अधिकार किया गया। देखिए ये कहां के शासक हैं, बीजापुर के शासक हैं। यानी उस समय में गोवा पे किसका अधिकार था, उस समय में गोवा पर बीजापुर का अधिकार था। किसका अधिकार था, बीजापुर। अब ये बीजापुर कहां से आया, मैं क्वेश्चन करिए कि भाई बीजापुर कहां से आ गया। तो बीजापुर जो है वो आधुनिक कर्नाटक में है। अब मैं दिखा देता हूं, देखिए यहां पे बीजापुर है। बीजापुर कहां है, यहां पे बीजापुर है। और ये साउथ इंडिया जो पूरा का पूरा देखेंगे जो है, मैं पूरा मैप पे ही आपको चाहूं तो याद करा दूं सभी चीजों को। तो दक्षिण भारत में देखिए अब कब टाइमिंग है, ये जो है ये जब गोवा की विजय की गई, कब विजय की गई, 1510 में। आपको पता है कि 1526 में मुगल आए भारत में, तो मुगल तो यहाँ पे हैं, तो भाई दक्षिण में ये बीजापुर कहां से आ गए, क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का लिंक होगा, एक तथ्य का दूसरे तथ्य से लिंक होता है। तो बीजापुर कहां से आया, तो बीजापुर बहमनी सल्तनत दक्षिण भारत में इस समय था। जब मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे आप, तो कभी भी गलती से ये मत मार दीजिएगा कि गोवा के समय तो मुगल थे ही नहीं। मुगलों का 1526 में मुगल आए, उसके पहले कौन था, दिल्ली सल्तनत थी। और दक्षिण में दिल्ली सल्तनत से अलग एक सल्तनत थी, बहमनी सल्तनत थी। ये सल्तनत का जब विघटन हुआ तो ये 5 भागों में बट गया। एक बीजापुर हो गया, एक हैदराबाद के नजदीक गोलकुंडा हो गया। जब बार बार यूट्यूब का वीडियो जब देखेंगे तो सभी चीजें आपको एकदम याद हो जाएंगी, मैं बार बार रिपीट करता हूं वो। तो यहाँ पे गोलकुंडा हो गया, यहाँ पे अहमदनगर है महाराष्ट्र में। और अगले वीडियो में जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें ऐसे जगहों को फिर से मैं इंगित करके बता दूंगा आपको। ये बरार है, बीदर है। तो बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, ये बहमनी सल्तनत उसके 5 लड़कों में टूट गया। तो बीजापुर आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बीजापुर है।
जिस सुल्तान का प्रभाव क्षेत्र के तहत गोवा आता था जो है। तो आप समझ गए, याद हो गया कि बीजापुर के सुल्तान से किसने छीना? अल्बुकर्क ने गोवा को छीना। तो ये याद रहना चाहिए। तो अब आप आएंगे कि अगला यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया इन्होंने जो है वो। देखिए पुर्तगालियों की कितनी बड़ी ताकत हो गई कि उन्होंने आदिल शाह को जो है वो डिफीट कर दिया जो है और गोवा पे अधिकार कर लिया जो है। अब है अगला गवर्नर नीनो डी कुन्ना, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है। हालांकि गवर्नरों की एक पूरी लिस्ट है, लेकिन हमको उस लिस्ट में सब नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि 1529 से पहले वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बता रहा हूं जिसका और कहीं भी यूट्यूब के वीडियो में कहीं भी आप नहीं पाएंगे उसको। मेरा यह दावा है कि कहीं भी आप नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जिस तरीके की जानकारी जो है वो लॉजिकल जानकारी जो है मैं आपको दे रहा हूं, वो जानकारी आपके लिए बहुत अहम है और वो मैं पूरी की पूरी एक एक चीजों को बारीकियों से मैं बता रहा हूं। तो आप देखिएगा कि वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। ये 1524 में आया। हमने क्या 1498 में आया, 1502 में आया और 1524 में आया, लेकिन बड़े संक्षिप्त समय के लिए आया। 2-3 महीने ही रहा, मलेरिया उसको हो गया और उसकी डेथ हो गई। और आज भी कोचीन में जो है उसका स्मारक है, उसको भारत में ही दफन किया गया, लेकिन बाद में उसके ओरिजिनल जो शव है उसको ले जाकर के लिस्बन में फिर उसके स्मारक बना दिए गए। लेकिन आज भी चर्च में जो है उसकी स्मारक बनी हुई है भारत में, वास्को डी गामा की जो है। अब लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट, चूंकि बहुत अल्पकाल के लिए रहा इसलिए हमने चर्चा उसकी बहुत नहीं की है, आपको यहाँ मैंने बता दिया है। लेकिन कहीं क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया, तो 3 बार आया। तीसरी बार जो है वो वाइसराय बन के आया है। तो नीनो डी कुन्ना जो है वो अगला होता है 1529 से 38 तक उसकी टाइमिंग है। कुन्ना ने अल्बुकर्क के समय कोचीन में स्थापित राजधानी को स्थानांतरित कर गोवा कर दिया। कुन्ना ने क्या किया, अल्बुकर्क के समय कोचीन अल्बुकर्क ने गोवा को तो विजय कर लिया था, लेकिन राजधानी अभी नहीं बनाई थी। राजधानी उसने कब बनाई कुन्ना ने? वो कुन्ना के समय में बनी और गोवा राजधानी कर दी गई। इसने देखिएगा कि महत्वपूर्ण विजय इसने बेसिन की। बेसिन एक जगह है महाराष्ट्र में, दीव है, हुगली आदि की भी विजय होती है। हुगली कहाँ है? बंगाल में। गुजरात के बहादुर शाह को समुद्र में डुबो दिया। अब आगे हम देखते हैं कि इसका नीनो डी कुन्ना के समय में कहां पे चले गए ये देखिए दादर नगर हवेली, ठीक है। ये आपको साल सीट है 1534। क्या टाइमिंग है उसकी, हमने बताया अभी आपको जो है वो नीनो डी कुन्ना की टाइमिंग जो है वो। देखिए बॉम्बे का प्रदेश जो है वो। इसी तरीके से बेसिन का जो है वो, देखिए बेसिन कब जीता गया? 1534। यहाँ बेसिन है, यहाँ बॉम्बे है, यहाँ पे सालसेट है, दादर नगर हवेली है। तो इस तरीके से आप देखिए कि दीव है, ये सभी की विजय यानी नीनो डी कुन्ना के समय में गोवा से आगे बढ़कर करके ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो जीत लिया जाता है। किसके द्वारा? नीनो डी कुन्ना के द्वारा जीत लिया जाता है। यानी कि आगे जब आपको किस तरीके से, और गुजरात के बहादुर शाह से इसकी झड़प हो गई। किससे झड़प हो गई? देखिए उस समय गुजरात में कौन था? बहादुर शाह था जो है। बहादुर शाह का ये सब प्रभाव का क्षेत्र था जो है वो। तो बहादुर शाह से इसे संघर्ष हुआ और बहादुर शाह को समुद्र में डुबो के मार दिया। इसका मतलब कि देखिए कितनी बड़ी ताकत हुई। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया और इसने क्या किया कि बहादुर शाह को डिफीट कर दिया। देखिए पुर्तगालियों की कितनी बड़ी ताकत बढ़ती है और पूरे अरेबियन सी में इन्होंने क्या किया? एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है कि किसने गुजरात के बहादुर शाह को समुद्र में डुबोया? किसने?
कून्हा ने जो है वो, अल्बुकर्क ने नहीं, कून्हा ने। फिर पुर्तगालियों का अग्रिम विस्तार एवं पतन अब हम जो देखना है। 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगालियों का विस्तार होता रहा, पर आगे चल करके अन्य व्यापारिक कंपनियों के साथ इसके प्रभाव में कमी होती चली गई। देखिए, पुर्तगालियों का बाद में डचों से इनका संघर्ष होता है और इनके प्रभाव में ऑटोमेटिक रूप से, स्वाभाविक रूप से कमी हो जाती है। 1632 में शाहजहां ने हुगली से पुर्तगाली प्रभाव को समाप्त कर दिया। कहां से किया? हुगली से। हुगली कहां है? तो हुगली आपको बंगाल में है, कलकत्ता के नजदीक हुगली है। तो हुगली में भी ये शाहजहां ने पुर्तगाली प्रभाव को समाप्त कर दिया। और हुगली पे किसके समय में ये हुआ था? उन्होंने फैक्ट्री अपनी डाली थी तो कून्हा के समय में। 1739 मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने सालसेट एवं बेसिन क्षेत्र पुर्तगालियों से छीन लिया। ये हम पेशवाओं के इतिहास में हम डिटेल पढ़ेंगे कि बाजीराव प्रथम बाजीराव प्रथम कौन थे। तो बाजीराव प्रथम ने सालसेट एवं बेसिन जो कून्हा के समय में जीता गया, पुर्तगालियों से वापस छीन लिया। अब बचे हुए कौन क्षेत्र हैं? तो गोवा है, दमन है, दीव है, पर ही पुर्तगालियों का प्रभाव बना रहा। ये क्षेत्र 1961 ईस्वी के पूर्व तक पुर्तगाली प्रभाव में बने रहे। तत्पश्चात 1961 में सैन्य कार्यवाही द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। और ये क्या है? अब हम आएंगे पतन के कारणों पे कि पतन के इनके कारण क्या थे। लेकिन इसके पहले एक बार हम फिर से वापस अपने मैप में आते हैं कि देखिए ये सब इनके और भी जगह पे हैं। मछलीपट्टनम पे पुर्तगाली थे। आगे हम आएगा कि किस तरीके से हम जो है वो, हम इसकी भी हम चर्चा करेंगे आपको कि मछलीपट्टनम में और कौन कौन से कंपनियां आई। इसी तरीके से ये पुलिकट में भी थे और कई जगहों पे, नागापट्टिनम में ये थे, इसी तरीके से हुगली में ये थे। तो ऐसे कई जगहों पे हमने मैप में मछलीपट्टनम, पुलिकट, ठीक है, और ये हुगली, इन जगहों पे भी पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो अब इसको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब देखिएगा कि हम ये देखने जा रहे हैं कि इनके पतन के क्या कारण थे भाई। तो पतन के कारणों में हम देखेंगे कि पहले कि क्या पतन के कारण है। तो पतन के कारण में क्या है? अन्य व्यापारिक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में ये पिछड़ गए। अन्य व्यापारिक कंपनी कौन है? डच हैं। डचों से, अंग्रेजों से ये प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। धार्मिक असहिष्णुता की नीति, धर्म परिवर्तन को इन्होंने बढ़ावा दिया। गोवा में मंदिरों को नष्ट किया, ईसाई धर्म न्यायालय स्थापित करना, इससे जनता परेशान हो गई, जनता इनके विरोध में आ गई। पुर्तगालियों का प्रभाव में आप देखेंगे, पुर्तगालियों के प्रभाव वाले भारतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता था? एस्टाडो ड इंडिया कहा जाता था, याद रखना है। और हमने आपको मैप में भी दिखा के बताया है क्या है एस्टाडो ड इंडिया। जो है एस्टाडो ड इंडिया याद रखना है। एस्टाडो ड इंडिया किसको कहा गया? जो पुर्तगालियों का भारत में साम्राज्य था, जो भारतीय क्षेत्र थे, उनको एस्टाडो ड इंडिया कहा जाता था। आर्थिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। नई वस्तुओं की खेती प्रारंभ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंबाकू अगर नहीं लाते, सोचिए जरा, तो आज के लोग जो है वो कैसे सिगरेट पीते, कैसे तंबाकू का सेवन करते। भारत में अगर किनके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। और भाई आलू आप कैसे खाते? आलू अगर नहीं हो तो कैसे सब्जी बनेगी? देखिए आलू का कितना महत्व है। तो आलू भी किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा लाया गया। मक्का का कितना इंपॉर्टेंट है। तो मक्का जो आप
कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, वो मक्का भी इन्हीं की देन है। ये कहां से पुर्तगालियों ने सीखा था? मध्य अमेरिका से सीखा था। नए फल उन्होंने लाए, पपीता लाया इन्होंने, पपीता अनानास लाया। तो नए फलों में क्या था? पपीता था। सोचिए जरा, अगर पुर्तगाली नहीं आते पपीता नहीं खा पाते आप, अनानास आप नहीं खा पाते, सोचिए जरा। तो यानी कि इन्होंने नई वस्तुओं की खेती की, नए फसल लाए और नए फल लाए। कुछ तकनीकी प्रभाव की भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा हुई। पहली पुस्तक आयुर्वेद पे इन्होंने लिखी थी। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस, अब सोचिए जरा कि आप ना आज के डेट में अखबार पढ़ते, ना किताब का सहारा ले पाते, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस किसने ये किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। पुर्तगालियों के माध्यम से यूरोप में प्रचलित यांत्रिक घड़ियां भारत में प्रचलित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कलाइयों पे यांत्रिक घड़ियां नहीं होती, घरों में घड़ियां नहीं होती, पुर्तगालियों के माध्यम से ही ये यहाँ पे आई। जहाज निर्माण की शुरुआत की, जहाज से ही वो आए और उनके शक्तिशाली जहाज होते थे। क्योंकि अरब व्यापारियों को पूरा क्या किया उन्होंने? अरब सागर से निकाल बाहर किया, यानी कि बड़े ही मजबूत थे। भारत के किसी उस समय में, भारत के चाहे वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हो या मुगल हो, किसी के पास जो है वो नेवी नहीं थी, किसी के पास जहाज निर्माण की कला बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे ही गोथिक स्थापत्य कला का देखिएगा आप, जो है वो स्थापत्य कला में यूरोपीय जो प्रभाव है उसके आधार पे इन्होंने कोचीन में, गोवा में आप जाइएगा, चर्च में देखिएगा, गोथिक स्थापत्य के विषय में गोथिक स्थापत्य को आपको मिलेगा। वास्को डी गामा का जो कोचीन में जो उनका जो स्मारक है, वो भी गोथिक स्थापत्य कला का नमूना है। तो ये इनके तकनीकी प्रभाव है, ये पुर्तगालियों का भारत को दिया गया देन है। अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अगली एक पावर जो है वो डच होती है। अब इसके आगमन को हम चर्चा करेंगे। भारत में पुर्तगालियों के बाद डचों का आगमन हुआ। हालांकि कंपनी स्थापना के क्रम में अंग्रेजों के बाद 1602 में स्थापित हुआ। देखिए जरा, ध्यान देने वाली बात है। भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच आया, डच लोग आए। कौन आया? डच आए। लेकिन कंपनी स्थापना, हालांकि कंपनी स्थापना क्रम में अंग्रेजों के बाद स्थापित हुई, लेकिन आए पहले, पुर्तगालियों के बाद ही आ गए, लेकिन कंपनी बाद में बनाया। अब हम देखेंगे 1595 पहला डच व्यापारिक अभियान हॉटमैन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? हॉटमैन। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। देखिए, इसका मूल नाम वेरी निगेदे कोस्टो इंडिगो था। इसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहा गया। आपको एक प्रश्न ये उठता होगा कि भाई आखिर ये डच कौन है, जरा मैं इसको बता दूं। जो है वो आधुनिक यूरोप में आप देखेंगे कि ये नीदरलैंड जो है वो, नीदरलैंड, आज नीदरलैंड को आप पाएंगे, लेकिन इसको पुराने जमाने में हॉलैंड कहा जाता था। और हॉलैंड के वासियों को हम डच कहते हैं। यानी कि डच लोग कहां के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे, जो आधुनिक काल में किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को कहा जाता है। तो हम कोई भी चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो उसका लॉजिक के रूप में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब आप समझने का प्रयास करते हो तो आपके लिए याद करने के लिए नई चीजें होती हैं। इतिहास को आप जो है वो समझने का प्रयास करिए, उसको आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। अब देखिए, ये सब यूरोपीय सेटलमेंट्स कुछ मैंने दिखाए हैं कि किस तरीके से ये पूरा सेटलमेंट्स इनका है। जो है अब इसमें आप देखिएगा कि इंग्लिश सेटलमेंट है, यानी कि अंग्रेजी जो सेटलमेंट है, फ्रेंच है, डच है, डेनिश है। तो इस तरीके से ये सारे सेटलमेंट की जो मैंने दिखाए हैं आपको ये मैप पे जो है वो, तो इसमें एक एक करके हम चीजों को अब उठाएंगे। देखिए, भारत के जो व्यापार के जो स्वरूप में हम डच पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर है? पुर्तगालियों के बाद डचों की चर्चा होने जा रही है। डचों की चर्चा और भी इंटरेस्टिंग है।
भारत के व्यापार में के स्वरूप में परिवर्तन आता है। प्रारंभ में डच मूलतः मसालों के व्यापार में शामिल थे, जो इनके प्रभाव क्षेत्र इंडोनेशिया से होता था, पर भारतीय संदर्भ में इन्होंने वस्त्र व्यापार को महत्व दिया। वस्त्रों को व्यापार में लाना यूरोपीय व्यापार में डचों द्वारा लाया गया परिवर्तन था। देखिए, डच जो है वो भारत में वस्त्र व्यापार को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। हमने आपको बताया है कि भारत जो है सूती कपड़े और मसाले के लिए बहुत फेमस था। तो अब देखिए जरा सा, ये कोस्ट जो है वो मलाबार कोस्ट कहा जाता है, ये कोस्ट जो है वो कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। देखिए, जब आप पढ़िए तो आपका ज्योग्राफी भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, इतिहास के साथ साथ भूगोल की भी थोड़ी जानकारी हो जाए आपको, तो इससे आपको कुछ और क्वेश्चंस भी बनने में सहूलियत होगी। तो अब देखिए, आप जो है मसाले के ये पूरे मलाबार कोस्ट पे कौन थे? पुर्तगाली थे। अब जब डच आए तो ये कहां पे बसे हैं जो है भाई, ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र की ओर इन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ पे तो पुर्तगाली अभी बहुत ताकतवर है। बाद में हालांकि डचों ने इनको डिफीट कर दिया, लेकिन तब तक जब नए आए तो इनके लिए बस यही चाह रहा था कि यहीं पे ये बसे आकर के। अब देखिए कि यहाँ पे मसूलीपट्टिनम में, ये देखिए ये मैप में जो है डच सेटलमेंट दिख रहा है, ये फोटो जो है, और मसूलीपट्टिनम में देखिए 1616 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली। तो कहने का मतलब, देखिए आइए मसूलीपट्टिनम की जरा मैं चर्चा कर दूं, बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। आधुनिक अगर जगह का नाम देखिएगा एटलस में, इसको आधुनिक जगह पे कहा जाता है मछलीपट्टनम। मछली से याद रखिएगा कि ये पोर्ट टाउन है जो है। मछली भाई समुद्र में मछली होगी, ऐसे मछली नदियों में भी होती है, लेकिन मसूलीपट्टिनम जो है वो आधुनिक नाम इसका मछलीपट्टनम है। इस जमाने में इसका नाम था मसूलीपट्टिनम, और पहले का नाम मसालिया इसका है। यानी भारत का व्यापार जो है ईसा की प्रथम सदी में इसका नाम क्या था? मसालिया था। यानी कि इस जगह से भारत को एक्सपोर्ट जो है वो ऐसे एक्सपोर्ट जाता था इस तरफ। लेकिन ये, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ पहले से था। अभी क्या घटना नहीं हुई कि एक नया समुद्री मार्ग खोजा गया। ध्यान देने वाली बात है, भारत को नहीं खोजा गया, एक नया समुद्री मार्ग खोजा गया। जो ये बात ध्यान में रखनी है, क्या खोजा गया? एक नया समुद्री मार्ग खोजा गया। अब इसी तरीके से देखिएगा कि पुलिकट में भी इनकी फैक्ट्री बन गई। तो इस तरीके से ये बहुत जगहों पे, नागापट्टिनम में इन्होंने बना लिया, और जगहों पे श्रीलंका ही सबसे आपको मतलब नहीं है, ये हमने मैप चूंकि उस तरीके का उठाया है, आपको केवल भारतीय जो जगह है उससे आपको मतलब है। तो इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पे चिंसुरा में 1653 में चिंसुरा में ये चले गए, वहां पे अपनी फैक्ट्री इन्होंने डाली। तो ये जगहों के नाम से कुछ आपको आता है, क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इन्होंने क्या किया? अब देखिए इन्होंने क्यों व्यापार को महत्व दिया, वस्त्र व्यापार को। देखिएगा, गोदावरी नदी ऐसे निकल करके बे ऑफ बंगाल में जाती है, कृष्णा नदी ऐसे बे ऑफ बंगाल में जाती है, कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में ऐसे जाती है। ये पूरा का पूरा डेल्टाई रीजन है। जो नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का एरिया फर्टाइल होगा, फर्टाइल होगा तो यहीं पे ना कॉटन होगा, वस्त्र कहाँ होगा? वस्त्र यहीं पे होगा। और यहाँ पे जो है वो मसाले होंगे। मसाले आप केरल में ही मसाले होते हैं, मसाले इस कोस्ट पे आपको आंध्रा और तमिलनाडु में मसाले इधर इस कोस्ट पे नहीं होते हैं। कहीं भी मसाले कहाँ भारत में होंगे? तो केरल के इसी तट पे होंगे। जो तो इनकी ये मजबूरी थी कि ये वस्त्र व्यापार को ही लें। आज भी मछलीपट्टनम को जो शहर है वो वस्त्रों के व्यापार, बुनकरों के लिए, बुनकरों का शहर है। मछलीपट्टनम जो है वो बुनकरों का भी शहर है। तो यहाँ पे चूंकि वो ब्लैक सॉइल का ये सब एरिया है, ये एरिया है, और नदियों का पानी डेल्टाई रीजन है, तो ये सब फर्टाइल लैंड है, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। तो वस्त्र व्यापार को क्यों महत्व दिया गया, इसका मैंने आपको लॉजिक बताया, मैंने इसका रीजन बताया। और पहली फैक्ट्री इनको मसूलीपट्टनम में अभी हमने चर्चा की है, 1605 में मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री थी। इसी तरीके से पुलिकट में 1610 में इन्होंने फैक्ट्री बनाई, जिसके फोर्ट का नाम था गलरिया का दुर्ग।
पुलिकट वहां पे जो इसके अभी पूछा जाता है क्वेश्चन, गैलेरिया दुर्ग कभी मिलान करने के लिए पूछ दिया जाएगा, मैं क्वेश्चन की भी आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो गैलेरिया दुर्ग जो है वो की स्थापना किससे मतलब है, ये डचों से मतलब है। जो दुर्गों का नाम आगे आएगा तो उसमें याद रखना है गैलेरिया दुर्ग का मतलब डचों से। पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया। यह स्थल चंद्रगिरी के राजा द्वारा दिया गया था। अब यहीं पे मैंने और इन्फॉर्मेशन भी पहले वाला भी कुछ दे दिया है। पुर्तगालियों ने प्रारंभिक मुख्यालय अल्बुकर्क के समय कोचीन को बनाया, कुछ कोचीन से गोवा हो गया। ये साथ में भी मैंने पहले की जानकारी को फिर से रिपीट कर दिया है, फिर से रिवीजन भी मैंने करा दिया इसमें, तो आपको पहले की भी जानकारी याद हो गई, एक बार रिमेम्बरिंग आपने कर लिया। अब देखिए कि ये चंद्रगिरी के राजा द्वारा ये दिया गया। अब देखिए चंद्रगिरी का राजा कौन था। जो चंद्रगिरी का राजा ये विजयनगर का सबसे लास्ट राजा था, जो चंद्रगिरी में जब बहमनियों के द्वारा विजयनगर डिफीट हुआ, मध्यकालीन भारत में आप पढ़ेंगे तो अंतिम में विजयनगर की राजधानी कहाँ हो गई, चंद्रगिरी हो गई लास्ट में। और चंद्रगिरी का राजा जो था उसने ये पुलिकट को दिया। पुलिकट देखिए आज भी पुलिकट जो है मैप में देखते हैं, पुलिकट बहुत ही फेमस जगह है। ये क्या है, पुलिकट ज्योग्राफी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। पुलिकट क्या है, पुलिकट जो है वो भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। पहली झील कौन है, चिल्का लेक है। दूसरी पुलिकट एक बहुत बड़ा लेक है, जो भारत में द्वितीय सबसे बड़े खारे पानी की लेक है। जो है वो श्रीहरिकोटा का द्वीप यहीं पे है, यहीं पे इसरो के वो लॉन्च व्हीकल सब छोड़े जाते हैं पुलिकट से। तो ये पुलिकट जो है ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। समुद्री स्थल में कटान होने से, बालू के ये जमा होने से ये एक लेक का निर्माण हो गया पुलिकट जो है वो। तो ये समझिए कि आपका जो है वो, तो ऐसे जगहों को भी आप देखिए जो है पुलिकट कहाँ है, किस चीज के लिए फेमस है, इन बातों को देखिए, तब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझदारी आपकी बढ़ेगी। ऐसे ही पुर्तगालियों ने प्रारंभिक मुख्यालय का और ये कोचीन में हमने रिवाइज करा दिया इसको। आगे हम चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा डचों को कुछ व्यापारिक अधिकार दिए गए। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। इसमें 3.5% चुंगी कर पर डचों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार का अधिकार दिया। देखिए औरंगजेब ने डचों को व्यापारिक अधिकार प्रदान किया, कितना, 3.5% चुंगी कर को लेकर के। देखिए ये औरंगजेब भी ये समझ नहीं पाए उस समय, चूंकि औरंगजेब द्वारा या मुगलों को इस व्यापार से कुछ लाभ होता था। ये क्या लाभ है, ये टैक्स का लाभ है। ये तो बाद में इन्होंने वो संघर्षों में लिप्त हो गए, लेकिन उस जमाने तक मुगलों को भी इनके व्यापार से फायदा था, इसलिए इन्होंने कुछ चुंगी लेकर के व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिए। सिंपल सा चीज है। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टिनम को डचों का मुख्यालय बनाया गया। 1610 में पुलिकट मुख्यालय बना था, ये हमने बता दिया। बाद में 1690 में नागापट्टिनम। अब देखिएगा कि नागापट्टिनम जो है वो कहाँ है, तो नागापट्टिनम कहाँ पे है, ये रहा आपका नागापट्टिनम। तो नागापट्टिनम जो है और नीचे है आपको, यानी पुलिकट से नीचे, एकदम नीचे नागापट्टिनम का ये जगह है। अब नागापट्टिनम के बारे में भी आप जो है जब मैप में जाइए तो नागापट्टिनम के बारे में आप देखिए जो है, तो नागापट्टिनम जो है वो, नागापट्टिनम आप देखिएगा कि पुलिकट के बाद में जो है वो उन्होंने जो डच अपनी जो फैक्ट्री बनाते हैं, वो फैक्ट्री में व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन हमने कर लिया और नागापट्टिनम में अपनी उन्होंने बनाई। पुलिकट में डचों ने पैगोडा नामक सोने का सिक्का भी चलाया था। सोने का सिक्का उन्होंने कहाँ चलाया, उन्होंने वहां पे चलाया। अब देखिएगा कि पुलिकट में डचों ने पैगोडा नामक सोने का सिक्का चलाया। तो एक, अब किसको चलाया, तो पैगोडा नामक सोने का सिक्का चलाया। पुलिकट से संबंधित ये घटनाक्रम है। डचों ने क्या चलाया, पैगोडा नामक सोने का सिक्का चलाया।
याद रखना है, पैगोडा किसने चलाया? डचों ने चलाया। कहाँ चलाया? पुलिकट में चलाया। अब देखिए बंगाल में डच फैक्ट्री, तो हमने साउथ में पहले कुछ देखा, फिर हम साउथ में आएंगे। अभी बंगाल में डच फैक्ट्री, डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में पिपली में बनाई। अब देखिए ये पिपली कहाँ जगह है? पिपली ये आधुनिक उड़ीसा में पुरी के पास ये एक जगह है पिपली। पुरी एक फेमस जगह है, पुरी याद रहेगा, पुरी प से पुरी, और ये पिपली प से भी है। तो पिपली कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये आधुनिक जो है वो एप्लिक वर्क के लिए जाना जाता है, यानी कढ़ाई के काम के लिए पिपली आज भी जो है बहुत फेमस है। जब पिपली में आप जाइएगा, ये भी एक कोस्टल रीजन है, यानी कि ये एक बे ऑफ बंगाल पे बसा हुआ है पिपली। जो पुरी से 16 किलोमीटर दूर है पिपली। पिपली में आप जाइएगा तो वहां पे आपको कपड़े पे छोटे छोटे कपड़े के ही फूल लगा करके कढ़ाई की कला है, कपड़े की बनाई जाती है, वो बहुत फेमस है। आधुनिक समय में पिपली एक छोटा सा उसकी आबादी बहुत ही कम है, 10 से लेकर के 14,000 उसकी आबादी है। तो ये पिपली के बारे में मैंने कुछ आपको बता दिया। 1653 में डचों ने अपनी पहली महत्वपूर्ण फैक्ट्री चिंसुरा में बनाई। ये कहाँ पे है? हुगली तट पे है। और चिंसुरा फैक्ट्री को क्या कहा जाता था? गुस्टाव फोर्ट कहा जाता था। गडरिया फोर्ट की हमने चर्चा कर दी है, ये क्या है? गुस्ताव फोर्ट है। ये कहाँ है? चिंसुरा में है। चिंसुरा कहाँ है? तो हुगली के तट पे है। अब देखिए कोई जगह आप जब देखते हैं तो उस जगह को मैं एकदम आपको याद करा दूंगा। जो अब चिंसुरा का एग्जैक्ट मैं लोकेशन दूंगा कि ये हुगली नदी पे है और कलकत्ता के ठीक बगल में है। जो जैसे दिल्ली एक एनसीआर के रूप में है ना, तो दिल्ली के नजदीक मान लीजिए गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, इस तरह से जगह है। इसी तरह से कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन जो बहुत बड़ा जगह जो है उसके तहत ये चिंसुरा आता है। तो चिंसुरा जो है, आपने बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुना होगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो राष्ट्रीय गीत के लिए जो फेमस है, उनका चिंसुरा से मतलब है। जो तो हम क्या करते हैं कि कोई जानकारी को और भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाए, वो जगह को और आप याद ध्यान में लाएं, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। जगह को जबरदस्ती आपको याद नहीं करना है, जो मजबूरी में नहीं याद करना है। जगह को आपको इंटरेस्ट लेकर के देखना है। मैं उस चीज को बताइए तो आप खुद से मैप में देखिए, खोजिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, जानकारी बढ़ाइए। तो इससे आपको मजबूरी बस आप नहीं याद करा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो ऐसे करके एक एक चीजों को मैं आपको याद करा दूंगा। एक एक चीजों की समझदारी आपकी बन जाएगी। अब आप आइए 1650 के दशक में ही डचों ने कासिम बाजार और पटना आदि क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये देखिएगा कि अगला क्वेश्चन अभी आया हुआ है, इस बार यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। कासिम बाजार में डचों ने रेशम की चक्की स्थापित की। कासिम बाजार कहाँ है? कासिम बाजार ये बंगाल में है, कासिम बाजार। और उस समय बंगाल जो है रेशम के लिए बहुत फेमस था। जो है तो रेशम के लिए काफी फेमस है कासिम बाजार। अब अंग्रेजों द्वारा डचों को जो व्यापारिक अधिकार था, मैंने उसकी अभी कुछ देर पहले भी चर्चा की थी, और फिर से मैं उसको एक रिपीट कर रहा हूं कि डचों को व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और पुलिकट हम नागापट्टिनम को भी हमने दिखाया था किस तरीके से नागापट्टिनम। अब देखिए नागापट्टिनम का जो जगह है, ये नागापट्टिनम क्यों फेमस है? तो नागापट्टिनम जो है वो कोडी कोरई बीच के लिए फेमस है। जो कोडी कोरई बीच यहाँ पे है, जो है वो चूंकि ये समुद्र के स्थल पे आधारित है। कोडी कोरई वन्य जीव अभयारण्य के लिए भी नागापट्टिनम फेमस है। मैं ऐसे हर एक जगह को उसके ज्योग्राफी के अनुसार लोकेट करके आपको बता दूंगा कि पूरा आपको याद ही हो जाए, पूरा आपकी समझदारी बढ़ जाए, और कुछ आप ज्योग्राफी में भी एक आध दो क्वेश्चन आप बना लें। तो नागापट्टिनम जो है वो कोडी कोरई बीच के लिए फेमस है, कोडी कोरई वन्यजीव अभयारण्य के लिए फेमस है। और वो वहां पे आपको शिव की नाचती हुई जो जो तांडव मुद्रा में जो मिली है, जो पिक मिली है, वो नागापट्टिनम फेमस है। उस पे यूपीएससी में भी मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आप देखेंगे कि ये डचों का पूरा रहा। डचों का कैसे अब पतन होता है, इस चीज को अब हम देखेंगे। अब देखिए कि आगे चलकर डचों का प्रभाव विस्तार बढ़ता गया, तब अंग्रेज कंपनी से इनका संघर्ष हुआ।
अंततः 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने इनके पराजित कर इनकी शक्ति समाप्त कर दी। किसके युद्ध में? बेदरा के युद्ध में। बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? बेदारा कहा जाता है या बेदरा कहा जाता है? बेदारा या बेदरा के 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने इनको डिफीट कर दिया। तो इस तरह से इनका डचों का जो है वो एंड हो गया। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर उनकी शक्ति समाप्त कर दी थी। तो हमने ये बताया कि किस तरीके से वांडीवास के युद्ध में, ये हम आगे आएंगे, हम तो एक कुछ जानकारी और आपको भी हम अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी डिफीट कर दिया, एक पहलू है। अंग्रेजों ने डचों को डिफीट कर दिया 1759 में, ठीक एक साल के बाद में फ्रांसीसियों को डिफीट कर दिया। यानी कि डच और फ्रांसीसी दोनों को डिफीट किसने किया? अंग्रेजों ने कर दिया। तो इस तरीके से, और पुर्तगालियों को डचों ने डिफीट कर दिया। तो अंततः जो है अंग्रेज जो एक पावर बनकर के भारत में उभरते हैं, इसकी हम अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी अंग्रेजों की। तब तक हम लास्ट में ये देखेंगे बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। इसमें आप देखेंगे कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली है। इनका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था, जहां से नाव द्वारा पतन तक आते थे। नाव द्वारा जो है इनका व्यापारिक केंद्र जो है वो क्या था? बंगाल में था, हुगली में था, जिसमें वो नावों द्वारा जो है वो नावों के द्वारा जो है वो यात्रा करते थे उस जमाने में। तो सर्वप्रथम कहां पे है? पुर्तगाली बिहार में है। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। वर्तमान जो पटना, और यही एग्जाम में पूछा गया है, इस बार एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 65वीं बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया है कि डच फैक्ट्री की स्थापना ये 1632 में पटना में हुई। 1632 में पटना में हुई डच फैक्ट्री की स्थापना। ये क्वेश्चन बिहार में यहीं से आया हुआ है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर जो है, ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, मैं यही बताना चाहता हूं आपको। जो शुरू में जिस बात को मैंने चर्चा की थी, उस बात को मैंने लास्ट में इस बात को मैंने प्रमाणित कर दिया कि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको मैंने ध्यान दिला दिया, आपको मैंने इस बात का ध्यान दिलाया कि ये क्वेश्चन ये आया हुआ है। और डचों की अभिरुचि किसमें थी? सूती वस्त्र में थी, अनाज और सोरे की प्राप्ति में थी। सूती वस्त्रों का व्यापार हमने पहले ही चर्चा कर दी है। अनाज की भी वो में थे। सोरे से क्या होता था? विस्फोटक सामग्री बनती थी। ये सोरे को बाहर भेजते थे, यूरोप भेजते थे। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और यूपीएससी में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि कौन सी सामग्री कौन भेजता था। तो ऐसे ही बीपीएससी में भी आने की संभावना है कि कौन कौन से सामग्री की वो व्यापार में संलग्न थे। सूती वस्त्र था, अनाज भी था, सोडा था, सोडा ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हमने दो टॉपिक आज हमने समाप्त किया। दो टॉपिक में हमने पुर्तगालियों को देखा और डचों को देखा। किसको देखा? आधुनिक भारत में पुर्तगालियों को देखा और डचों को देखा। दोनों से संबंधित हमने जो इंपॉर्टेंट कुछ थे बिहार के संदर्भ में, वो भी पहलू को हमने देख लिया। हम कुछ क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियोस में। और इसी के साथ में एक लास्ट में मैं कहूंगा कि लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम के तहत ये रंजन कोड का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आप ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बड़ी से बड़ी संख्या में इसको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है आपको। और ये भी, चूंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके द्वारा बीपीएससी में 100% सफलता पाई जा सकती है। तो इसी के साथ हम लोग फिर अगली कड़ी में आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।